नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव जो होने थे वो संपन्न हुए हैं और नए उपराष्ट्रपति को इलेक्ट कर लिया गया है। सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति होंगे। वो अब जगदीप धनखड़ की जगह लेंगे। जगदीप धनखड़ ने 2 साल पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका 2 साल का टर्म बाकी था। खैर, ये सारी चीज़ें सबको मालूम है, लेकिन जो नई है, जिस विषय पर चर्चा करना आवश्यक है, वो ये है उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के जिस तरह से इंडिया गठबंधन जो है वो लामबंद था और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और ऐसा ना हो कि वो एनडीए को सरप्राइज कर दे। सारी कवायद के बाद उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर तब चुना जब भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन, जो महाराष्ट्र के निवर्तमान राज्यपाल हैं, उन्हें चयनित किया। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी स्ट्रेटजी जो उपराष्ट्रपति के लिए है वो जो विधानसभा या लोकसभा चुनाव की स्ट्रेटजी को ध्यान में रख करके बनाया था और इसीलिए उन्होंने एक तमिल व्यक्ति को, मतलब ये कि तमिलनाडु से व्यक्ति को चयनित किया, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कोशिश में है कि वो दक्षिण के जो 4 प्रदेश हैं उनमें किस तरह से अपना प्रभाव बनाए और विशेष रूप से तमिलनाडु, जहाँ पर लगातार एंटी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स होती है, उन परिस्थिति में संघ से जुड़े हुए एक व्यक्ति को चुनाव के लिए आगे करना, ये अपने आप में एक बड़ी राजनीति का हिस्सा था और इसी को लेकर के एनडीए की आलोचना की जा रही थी कि वो आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं सीपी राधाकृष्णन, इसलिए उनका विरोध किया जाना चाहिए। और आईएनडीआईए ने जिस कैंडिडेट को आगे किया, उस कैंडिडेट को लेकर के बाद में बहुत सारे विवाद आए, जिसमें जिन पर मैं आऊँ उससे पहले इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि ये जो आईएनडीआईए की स्ट्रैटेजी थी, उस स्ट्रैटेजी में वो उनको उल्टा पड़ा, या कहिए कि उनकी स्ट्रैटेजी औंधे मुंह गिर गई, इसलिए कि जो 315 की स्ट्रेंथ थी एनडीए की, वो उतने भी वोट्स नहीं मिले सुदर्शन रेड्डी को और उनको 315 की जगह 300 वोट मिले। लगभग 152 मत जो हैं वो जो विजयी कैंडिडेट हैं उनसे कम मिले और जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कैंडिडेट थे उनको 452 वोट्स मिले, जबकि उम्मीद जो है उससे कम की थी। 437 के आसपास उम्मीद किया जा रहा था कि इतने वोट उनको मिलने वाले हैं। तो एक तो ये जो राहुल गांधी की पूरी स्ट्रैटेजी थी कि वो एनडीए को इस मामले में कॉर्नर कर देंगे और उनका कैंडिडेट जीत करके आएगा, इसलिए कि सारा का सारा इसकी कमान उन्होंने ही संभाल रखी थी। तो एक तो ये बड़ी बात हुई। दूसरी बात जो बीजेपी या एनडीए के पक्ष की है वो ये कि वो एक तमिल व्यक्ति को चुनाव में वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में जिताना चाहते थे, इसलिए कि उनको चुनावी रणनीति तमिलनाडु में देखनी है, जहां पर उनको चुनाव की 2026 के चुनाव को ध्यान में रख करके उनको उतारा गया था। तो वो इनकी एक सफलता दिखाया है कि किस तरह से वो वहाँ पर सफल हुए। दूसरी बात, तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार एक नैरेटिव संघ के खिलाफ बनाने की कोशिश की जा रही थी। उस नैरेटिव को नुकसान हुआ है सुदर्शन रेड्डी के आने से। उसका कारण ये है, पहला
कि सुदर्शन रेड्डी जो है वो सलवा जुदूम पर उन्होंने एक जजमेंट दिया था जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था। दूसरा, भोपाल गैस त्रासदी को, भोपाल गैस वाले मामले को खोलने से उन्हें मना कर दिया था। तो ये दो बड़े मुद्दे थे जिसको लेकर के उनकी आलोचना की जाती रही, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। और जब वो कैंपेन पर थे, जब उन्होंने लोगों से बोला कि अंतरात्मा की बात और आइडिया ऑफ इंडिया की बात वो कर रहे हैं, उसको लोगों को सुनना चाहिए, उस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद से मुलाकात की। हालांकि आरजेडी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय जनता दल के, लेकिन वो करप्शन को लेकर के कन्विक्टेड हैं। उसके अलावा उन पर वो जो है वो लैंड फॉर जॉब वाला मामला भी चल रहा है। तो जो बात जो नेता भारत की आत्मा की बात करता है वो भ्रष्टाचारी से कैसे मिलता है, ये एक बड़ा प्रश्न था जिसको लेकर के सुदर्शन रेड्डी से ज़्यादा INDIA की किरकिरी हुई है। तो ये एक बड़ा मसला है जिसको लेकर के राहुल गांधी को वो किया। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि राहुल गांधी ने इस तरह की कोई अपील या कोई इस तरह की बात नहीं की कि सुदर्शन रेड्डी के लिए सारे विपक्ष को तैयार होना चाहिए, और वो खुद इस दौरान चुनाव के पहले देश से बाहर थे और चुनाव के दिन ही पहुंचे, हालांकि उन्होंने वोट किया। अब आते हैं उन बातों पर जो समझनी चाहिए कि जो जरूरी वोट थे, कितने वोट्स पड़ने चाहिए थे, कितने पड़े। जैसा मैंने पहले बताया कि 315 वोट कम से कम पड़ने चाहिए थे सुदर्शन रेड्डी को, उनको 300 वोट मिले। और इसमें से जो है 427 जो है वो NDA के पक्ष के थे, लेकिन उनको 452 वोट मिले। अब इसमें जो है ये जो 15 वोटर्स को लेकर के मसला है कि ये 15 वोटर्स गए कहाँ, कौन लोग थे जिन्होंने वोट दूसरी तरफ किया। ये विपक्ष के कुल 39 सांसद थे जिनके बारे में ये सर्टेन नहीं था कि ये कहाँ वोट करेंगे। अब इसमें जो है 39 में से YSRCP के 11 सांसद ने NDA को वोट किया, बीजू जनता दल, BRS और अकाली दल के मतलब बीजू जनता दल के 7, BRS के 4, अकाली दल के 1 और एक निर्दलीय अमृतपाल जो है, इन्होंने वोट नहीं दिया, मतलब ये एब्सटेन रहे। अमृतपाल ने मना कर दिया कि पोस्टल बैलेट पर वोट नहीं करेंगे। 14 जो सांसद हैं, 14 वोटर, इनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि ये कहाँ से थे जो NDA के पक्ष में वोट किए। 15 वोट अवैध हुए, जिसमें कहा यह जा रहा है कि 10 जो हैं अवैध वोटर NDA के थे और 5 जो है वो इंडिया गठबंधन के थे। तो ये वस्तु स्थिति है ये जो चुनाव को लेकर के है। अब इन परिस्थिति में जब ये लगभग तय था कि CP राधाकृष्णन ही चुनाव जीतेंगे, और फिर भी NDA के खिलाफ INDIA ने अपना वोट, मतलब अपना कैंडिडेट उतारा, और आखिरी दिन तक जयराम रमेश ये कहते रहे कि उनके 315 वोट आ रहे हैं, लेकिन वोटिंग के दिन दोपहर तक ये स्पष्ट हो गया कि नहीं, उनको 315 वोट नहीं मिले। शाम तक क्लियर हो गया कि उनको 315 वोट नहीं मिले हैं, 300 वोट मिले हैं। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको सबको समझ लेना चाहिए कि जो INDIA का दावा है वो लगातार ये कहता रहता है कि वो विपक्ष की एकता के लिए काम कर रहा है, विशेष रूप से कांग्रेस और विपक्ष की एकता को लेकर के वो लगातार ढोल पीटता रहा है, और ये विपक्ष की एकता जगह जगह पर खंडित नज़र आती है। विधानसभा के चुनाव
उपराष्ट्रपति के चुनाव में पूरा का पूरा INDA कुनबा एक साथ नहीं नज़र आया। इसके पहले महाराष्ट्र में जो हाल हुआ, उसके अलावा दिल्ली में जो हाल हुआ, उसके अलावा बिहार में भी इस तरह की स्थिति नहीं दिख रही है जहाँ पर जो बीजेपी के खिलाफ पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो एक साथ नज़र आए। पश्चिम बंगाल में इस तरह की एकता नज़र नहीं आती है। जो ममता बनर्जी हैं वो अपने हिसाब से कुछ भी बात करती रहती हैं। कांग्रेस भी उनके बहुत सारे जेन्युइन विषय में नज़र नहीं आता है। अब जो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार को लेकर के सबसे ज़्यादा ढोल अभी पीटा जा रहा था कि जो वोटर अधिकार यात्रा थी ये बहुत सफल थी और इसके कारण जो है बिहार का इलेक्शन क्लिंच हो गया है महागठबंधन के पक्ष में। लेकिन इसमें भी विरोधाभास है और वो साफ है। जो बात उपराष्ट्रपति के मामले में निकल करके आई थी उसी तरह का, मतलब जो यूनिटी दिखाने की कोशिश की थी वो वास्तविक यूनिटी नहीं है। वो इसलिए कि लगातार पत्रकारों के प्रश्न पूछे जाने के बावजूद राहुल गांधी ने कभी इस बात को नहीं कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, जबकि तेजस्वी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया था। अब तेजस्वी अपनी एक अलग यात्रा निकालने वाले हैं। उनको ये लगा कि ये जो यात्रा निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा, इससे राहुल की ब्रांडिंग हुई, तेजस्वी को इससे कुछ नहीं मिला। इसके अलावा जिस तरह से वहाँ और बहुत सारे नेताओं को निगलेक्ट किया गया उसको लेकर के भी बहुत असहजता है। अभी जब सीटों को लेकर के बात होगी तब भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर जाएंगी। तो ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है या NDA को लेकर के एक जो ब्रांडिंग जो बात कही जाती है कि वो एक साथ हैं, चाहे जिस चुनाव में हो, वो नज़र नहीं आता है, वो नहीं है। बिहार में क्या होगा वो देखेंगे। लेकिन एक बार फिर INDA उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक्सपोज हुई है और भारतीय जनता पार्टी है NDA जो मंशा थी जिस उसके साथ वो उन्होंने CP राधाकृष्णन को उतारा था, वो सफल हुए हैं। वो अगले उपराष्ट्रपति होंगे, अगले 5 साल तक के लिए वो उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। इसका प्रभाव जो तमिलनाडु में वो लेने की कोशिश करेंगे, या जो पूरी मंशा थी वो पॉलिटिकल बेनिफिट जरूर इससे बीजेपी लेने की कोशिश करेगी, जिसलिए उनको मैदान में उतारा गया था। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।